कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं। वे दिल्ली से सड़क के रास्ते सहारनपुर जा रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार ने राहुल गांधी को सहारनपुर जाने की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जातीय हिंसा की चपेट में है। आज सुबह 9 बजे राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद उनके आवास पहुंचे थे। सुबह 8 बजे सोनिया गांधी से मिलने वे 10 जनपद पहुंचे, फिर वहां से 9 बजे अपने घर लौट गए। राहुल गांधी के साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को सहारनपुर के शब्बीरपुर पहुंचे कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा था कि अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता तो भी राहुल गांधी सहारनपुर आएंगे। इससे पहले सहारनपुर जिले के एसएसपी बबलू कुमार ने कहा कि राहुल को सहारनपुर आने की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें आपको कि कुमार को एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे के स्थान पर लाया गया है। उन्हें जातीय हिंसा और संघर्ष के मद्देनजर 24 मई को निलंबित कर दिया गया था। इधर राहुल का शनिवार को शब्बीरपुर गांव जाने का कार्यक्रम था, जहां 5 मई को दलितों के मकान में आग लगा दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को सहारनपुर न जाने की इजाजत देना प्रशासन का बिल्कुल सही फैसला है। कहीं पॉलिटिकल टूरिज्म कोई करना चाहता है और राहुल गांधी जी उसमें मास्टर हैं और फोटो ऑप के भी मास्टर हैं, वो इस चीज़ को करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ पे सिचुएशन और बिगड़े। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि मायावती जब जी गई थी उनको परमिशन दिया, मगर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने भड़काऊ जो भाषण दिए उससे सिचुएशन खराब हुई। तो उसको देखते प्रशासन एक निर्णय ले रहा है। प्रशासन जो निर्णय ले रहा है उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, उसको प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। और राहुल गांधी जी इसको समझते हैं, मगर उनको फोटो ऑप का एक शौक है, उसी से उनकी राजनीति चमकती रही है, तो वो उसकी इजाज़त हम लोग नहीं देंगे। सत्ता में आए तो सपा नेता राम गोपाल यादव ने भी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जाहिर की है। साथ ही योगी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। सत्ता में आने के बाद बेलगाम हो गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। हमें लगता है कि उसी का परिणाम है ये चीज़ें घट रही। कहीं कोई एमएलए धमका रहा है किसी अधिकारी को, कहीं कप्तान तक को अपने बच्चों को बचाने के लिए दिक्कत हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएम मोदी के साथ लंच पर मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के फैसले के बाद अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन नीतीश कुमार की राय कुछ और है। आज नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ लंच में शामिल होने वाले हैं, जो मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ के सम्मान में दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कल उन्होंने सोनिया गांधी के लंच के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। कल सोनिया गांधी की तरफ से बुलाई गई बैठक में विपक्ष के 17 बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक से दूर रहे थे। यह सच है कि सोनिया गांधी के लंच में जेडीयू की तरफ से शरद यादव और केसी त्यागी शामिल हुए थे, लेकिन नीतीश के न आने से अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लालू यादव से तनातनी के बीच नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। इधर नीतीश कुमार और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों को राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ सोनिया गांधी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरे विपक्ष को लामबंद करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष की दरार का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा की मुहिम बरकरार है। उन्होंने आज सरकार के खिलाफ नए खुलासों का ऐलान किया है। इस बार मिश्रा ने केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर अस्पतालों में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अस्पतालों में 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। किस प्रकार से लगभग 12 से 13 लाख रुपए की एम्बुलेंस 23 लाख रुपए में खरीदी गई और उसके बाद भी वो सड़कों पे चल नहीं रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जिनकी जानकारी पिछले 3-4 दिनों में मेरे पास आई है, उनको आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला बड़ा घोटाला दवाइयों की खरीद के बारे में है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि वो अचानक से अस्पतालों का दौरा करेंगे, और उसके बाद वो एक अस्पताल में गए और वहां जाकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ये ऑर्डर किया कि अस्पताल में दवाइयां खत्म हो गई हैं, आधी दवाइयां मिल नहीं रही हैं। ये दौरे का कारण क्या है और ये दवाइयां आखिर गई कहाँ हैं, उसका एक बहुत बड़ा घोटाला है, लगभग 300 करोड़ का, क्योंकि ज्यादातर दवाइयां खरीदी जा चुकी हैं और उसके बाद अस्पतालों में नहीं पहुंची हैं। तीसरा पोस्टिंग से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य विभाग में है।
जिसमें दिल्ली सरकार के ट्रांसफर और पोस्टिंग के सारे कानूनों को तोड़कर सत्येंद्र जैन जी ने खुद कुछ लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऑर्डर किए, जिन पे बाद में ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। शुरुआत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज काशी के कोतवाल काल भैरव के चरणों में माथा टेक कर की। इसके बाद सीएम भोले बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। योगी जी जो आए थे, इसके साथ ही सीएम योगी शिव प्रकाश गुप्त मंडली चिकित्सालय का जायजा लेने भी पहुंचे। यहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी जाना। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल का पूरा जायजा लिया और वहां मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को भी परखा। सीएम आज वाराणसी के मुख्य रूप से कमच्छा इलाके में आईपीडीएस विद्युत विभाग का काम, सामने घाट पुल निर्माण का काम, गोईठा में एसटीपी के कार्य सहित मंडलीय अस्पताल की व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की कमान संभालने के बाद मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के मौके पर 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के पीएम नरेंद्र मोदी के सांसद जनसंपर्क कार्यालय पहुंचने पर उन्हें छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। यूपीपीएससी के छात्रों ने यहां योगी के पहुंचते ही परीक्षा प्रक्रिया को बहाल करने को लेकर परीक्षार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने परीक्षा बहाल करने को लेकर नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश के बरेली में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। दलितों का कहना है कि वर्षों से उनका शोषण हो रहा है और यही वजह है कि अब वो ऐसे धर्म में नहीं रहना चाहते, यहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता हो। वहीं बौद्ध धर्म के धार्मिक सचिव जहान सिंह राकेश ने बताया कि हिंदू धर्म में सदियों से ये चली आ रही चतुर्वर्ण व्यवस्था की वजह से दलितों का हमेशा शोषण होता रहा है और इसका वे विरोध करते हैं। बरेली में दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने की खबर का जिला प्रशासन ने पूरी तरह से खंडन किया है। जिलाधिकारी पिंकी जोबेल ने पूरे प्रकरण की जांच कराकर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। डीएम ने बताया कि ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें किसी भी दलित परिवार ने धर्म परिवर्तित कर बौद्ध धर्म अपनाया हो। सरकार ने बूचड़खानों के लिए मवेशियों को खरीदने और बेचने पर नोटिफिकेशन जारी कर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को मोदी सरकार के फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खरीदने और बेचने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मवेशियों को मारा नहीं जाए। नए नियम का मकसद एनिमल मार्केट और मवेशियों की बिक्री को कंट्रोल करना है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से मीट और लेदर के एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग पर असर पड़ सकता है। 3 महीने के भीतर नए नियम लागू किए जाएंगे। इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को जरूरी कदम उठाने को कहा था। मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक मवेशियों के सींगों को रंगने, सजावटी सामान लगाने, बैलों के कान काटने, घोड़ों को कम उम्र का दिखाने के लिए की जाने वाली क्रूरता जैसी चीजों पर बैन लगा दिया गया है। ये रूल केवल एनिमल मार्केट के मवेशियों और केस की प्रॉपर्टी के तौर पर सीज किए गए मवेशियों पर लागू होंगे। ये रूल दूसरे एरिया को कवर नहीं करेंगे। इन मवेशियों में बैल, गाय, सांड, भैंस, बछिया, बछड़े और ऊंट शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी राज्य की सीमा से 25 किलोमीटर और इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी पर पशु बाजार नहीं होगा। स्लॉटरिंग पर्पस के लिए नहीं है। तो दिस इज प्योर एंड सिंपल। ये जो एनिमल्स हैं उनके प्रति हम क्रूएलिटी करें, दुर्व्यवहार करें, उससे उनको बचाने के लिए जो देश में कानून है उसके अंतर्गत जो मार्केट के अंदर जो कुछ होता है उसके बारे में एक दिशा निर्देश है। ये देश के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको एनिमल्स के प्रति क्रूएलिटी को प्रिवेंट करने के लिए कानून को और ज़्यादा सुदृढ़ करके उनको और ज़्यादा मजबूत कराने की प्रक्रिया की शुरुआत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ करके दिखाने के चुनाव आयोग के चैलेंज को एनसीपी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने स्वीकार नहीं किया है। चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को शुक्रवार शाम 5 बजे तक एक्सपर्ट के नाम देने का समय दिया गया था, लेकिन सिर्फ एनसीपी ने ही चुनाव आयोग की ईवीएम चुनौती में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। इधर चुनाव आयोग को लिखे खत में आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से हैकाथॉन की मांग की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था।
उत्तर प्रदेश में 3 तलाक के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। ताजा मामला इटावा जिले से सामने आया, जहां तलाक पीड़ित शबीना का एक 4 साल का बेटा है, लेकिन उसके पति ने उसे 3 तलाक बोलकर छोड़ दिया है। अब शबीना की जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने शबीना को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी उठाई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नखासा मेहतर टोला में रहने वाली शबीना बेगम तलाक मिलने के बाद अपने 4 साल के बेटे के साथ मायके में रहने को मजबूर है। पीड़ित शबाना की शादी 2012 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में हुई थी, जहां 2015 में शबीना अपने मायके आई और उसके बाद उसके पति ने चिट्ठी लिखकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। शबीना का यह भी आरोप है कि उसके ससुराल वाले और पति मायके वालों से लगातार दहेज के तौर पर मोटी रकम की मांग कर रहे थे। शबीना का दर्द समझकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा मकान पर नाम कर दो, उसके बाद लड़के ले जाएंगे। मेरे खाली एक ही बेटी है। एपीएन पर खबर दिखाए जाने का एक बार फिर से असर हुआ है। कानपुर के चकेरी में लव जिहाद के लिए नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके माता पिता को जबरन धन परिवर्तित करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। बता दें आपको कि हरियाणा के गुरुग्राम से इस लड़की को बरामद किया गया। लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ 3 हफ्तों तक उनके पैसों से एसी गाड़ियों में घूमते रहे। उधर हिंदू जागरण मंच ने इस मामले को 24 मई में आरोप के साथ एसएसपी ऑफिस का घेराव किया था। टाइम दिया कि 2 दिन में लड़की मिल जाएगी। अब आज 24-25 दिन में आज लड़की। अब बच्ची आप मिल चुकी है, बच्ची से आप मिल रहे हैं। बच्ची क्या कह रही है? कहाँ थी बच्ची अभी तक? बच्ची अभी तक दिल्ली में थी, दिल्ली के पास है। वो पास कोई गांव बता रही होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है। अब लड़की का मेडिकल कराया जाएगा और उसका कोर्ट माननीय न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 का बयान कराया जाएगा। सारी विवेचना के बाद जो निकल के आएगा उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करेगी। इस घेराव कार्यक्रम की अगुवाई महिलाएं करेंगी और सरकार को महिला उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में ज्ञापन भी दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद हरियाणा में लगातार बढ़ रही महिला उत्पीड़न की घटनाओं के साथ ही प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खट्टर सरकार को जमकर कोस चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई क्राइम रिपोर्ट में भी यह साफ हो चुका है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। साल 2015 की बात करें तो यहां महिलाओं पर एसिड अटैक की कुल 10 घटनाएं हो चुकी हैं। मुंबई में कोरियोग्राफर बेटा अपनी 58 साल की मां को अस्पताल में भर्ती कर फरार हो गया। अस्पताल का बिल लगभग 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। दरअसल पिछले महीने ही गीता की तबीयत खराब हुई थी और जिसके बाद गीता के बेटे राजा कपूर ने एक निजी अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवाया और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर वहां से फरार हो गया। 21 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती करने के बाद गीता का बेटा ना तो अस्पताल आया और ना ही उसने फोन उठाकर कुछ भी बात की है। अब वो अस्पताल में ओल्ड एज होम का सहारा ढूंढ रही है ताकि गीता को वहां शिफ्ट किया जा सके। गीता कई फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। बदायूं में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में फायरिंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया था। मृतक की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है, जबकि दूसरे पक्ष 2 लोगों भी गंभीर रूप से घायल हैं। कानपुर में ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क अब जानलेवा होने लगा है। कुछ महीनों पहले ब्लू वर्ल्ड में एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और एक बार फिर इसी ब्लू वर्ल्ड में एक और कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। बिठूर थाना क्षेत्र में बना ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क का उद्घाटन 11 सितंबर 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। ब्लू वर्ल्ड में काम करने वाले कर्मचारी विशाल तिवारी की मौत हुई है। विशाल का शव ब्लू वर्ल्ड में बने वाटर टैंक के अंदर पाया गया है। इधर इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि ब्लू वर्ल्ड में एक बिजली मैकेनिक की तालाब में गिरकर मौत हुई थी। कौशाम्बी जिले के भरवारी रेलवे क्रॉसिंग पर उस समय हड़कंप मच गया जब इलाहाबाद से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जल्दबाजी में रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता के साथ बाइक से कोखराज इलाके में तिलक समारोह में जा रहा था।
बीते 2 सालों में ठंड में बारिश न होने की वजह से नैनीताल में जल स्तर लगातार गिर रहा था। इस बार नैनीताल की नैनी झील का जल स्तर रिकॉर्ड 18.5 फीट तक नीचे आ चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग झील से शिफ्ट निकलवाने का काम कर रहा है। विभाग का मानना है कि बीते साल बारिश औसत काफी कम था और इस बार जल स्तर नीचे आ चुका है। वहीं पर्यावरणविद झील के गिरते जल स्तर को लेकर काफी चिंतित हैं। उत्तराखंड के नैनीताल की नैनी लेक बीते 2 सालों से अपने न्यूनतम जल स्तर के नीचे जा चुकी है। बबीरू कस्बा के औगासी रोड का ट्रांसफार्मर फूंक जाने के बाद लोगों ने फतेहपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। कस्बा वासियों का कहना है कि यहां का ट्रांसफार्मर को फूके हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन दूसरे ट्रांसफार्मर को मौके पर नहीं लाया गया है। विद्युत विभाग के कर्मचारी यहां झांकने तक नहीं पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 3 साल के बच्चे का घर से बाहर खेलते समय अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने फोन पर 20 लाख की फिरौती मांगी है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आला अधिकारियों ने फोन नंबर को ट्रेस कर सर्विलांस के जरिए अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश की है। मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के डिलारी गेट पर बीते दिनों देर शाम एक चाय की दुकान में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते दुकान आग की लपटों में जलकर खाक हो गई। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने गैस एजेंसी में घुसकर हथियारों के बल पर कैश और वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल और कीमती सामान लूटकर वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस इस वारदात की जांच कर रही है। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख की आकृति में बदलाव आ रहा है। वादिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने 2 दिन तक किए अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला है और ग्लेशियर के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य है। गंगोत्री ग्लेशियर के अध्ययन के लिए वादिया हिमालय भूविज्ञान संस्था का 5 सदस्यीय दल 21 मई को गोमुख गया था। टीम 22 और 23 मई को अध्ययन कर 24 मई को गंगोत्री पहुंची। वहीं उत्तरकाशी में मीडिया से बातचीत में टीम लीडर और संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इन दिनों गंगोत्री में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जबकि रात का तापमान -डिग्री है। ये सामान्य माना जा सकता है। वादिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान वर्ष 2014 में ग्लेशियर का अध्ययन कर रही है। कर रही है तो सरकार बताएगी, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में उसका जो साइंटिफिक आधार है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, वो हमारा कार्य क्षेत्र है, वो करते हैं हम। सर क्या रीज़न बताया जा रहा था इसके पीछे इतना बड़ा? हमारा अपना जो अध्ययन है वो ये कहता है टेम्परेचर जो राइज है वो क्षेत्र में, वही उसका